अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये पूरी देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी वीडियो है। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपकी जो भी राय हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ईरान इज़राइल के थोड़ी सी जंग चालू है और फ़िलिस्तीन के बारे में हम सब जानते हैं कि कौन सा देश फ़िलिस्तीन के साथ है या नहीं है। देखा जाए तो कोई देश नहीं खड़ा है, तमाम मुस्लिम देश हैं, लेकिन सिर्फ अपने अपने ही बस जी रहे हैं, बस अपनी इकनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क के लिए, लेकिन फ़िलिस्तीन का साथ कोई नहीं दे रहा है। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो है इंशाल्लाह। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो आप लोगों को। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में जब कभी भी फ़िलिस्तीन का जिक्र आता है तो लोग अपने अपने हिसाब से दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि ईरान तो इजराइल से मुकाबला करना चाहता है, मगर बाकी मुस्लिम देश उसका साथ ही नहीं देते हैं। जबकि कुछ कहते हैं कि ये ड्रामा है, ईरान तो खुद मिला हुआ है। वहीं कुछ लोग सऊदी अरबिया, UAE और इस तरह के ऐसे सारे ही अरब देशों को निशाने पर लेते हैं कि जो पिछले कुछ वक्त से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इजराइल की मुखालिफत करना तो दूर बल्कि उससे रिश्ते बना चुके हैं या फिर रिश्ते बनाने के लिए बेताब बैठे हैं। वहीं कुछ लोग मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश टर्की के भी डबल स्टैंडर्ड पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि इसके दांत दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं। मगर दोस्तों, आज के दौर में ये फ़िलिस्तीन और बाकी मुस्लिम देशों का पूरा मामला ऊपर ऊपर से हम लोगों को जैसा नजर आता है, ये बिल्कुल वैसा है ही नहीं। अगर आप लोग फ़िलिस्तीन के पिछले 60 से 70 साल के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो यकीनी तौर पर आप लोगों का दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। आप लोगों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि इस बड़ी मुस्लिम दुनिया में फ़िलिस्तीन का कोई एक गद्दार नहीं है, बल्कि इस हमाम में तो सारे के सारे नंगे हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के उस दौर से कि जब यूरोप के इलाके में ऑलरेडी ज़ायोनिज़्म विचारधारा के साथ अब यहूदियों की एक लॉबी ने बड़ी तेजी के साथ फ़िलिस्तीन के इलाके में अपनी स्टेट बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया था। उस दौर में ये पूरा इलाका सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की के अंडर में आया करता था। जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उस्मानी तुर्कों ने जितनी ज्यादा कोशिश अपनी सल्तनत के इस खास इलाके को बचाने के लिए की, यानी कि फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए, इतनी ज्यादा कोशिश उन्होंने किसी दूसरे इलाके को बचाने के लिए नहीं की थी। खास तौर से इस सल्तनत के जो आखिरी असरदार और ताकतवर सुल्तान थे यानी अब्दुल हमीद सानी, उनको तो हर तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। कभी उनको धमकाया गया तो कभी बड़े बड़े लालच दिए गए, मगर किसी भी हालत में वो फ़िलिस्तीनी ज़मीन का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जब तुर्कों की ये सल्तनत ख़त्म हुई तो फ़िलिस्तीन का इलाका भी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में चला गया और इस तरह से अब यूरोप के इलाकों से स्पीड के साथ यहूदियों को बुलाकर यहाँ पर आबाद करना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दौर में उस्मानी तुर्क इस खास और मुकद्दस ज़मीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, उसी दौर में मुस्लिम दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं यानी कि अरब और ईरानी, ये दोनों ही वेस्टर्न कैंप में थे। ईरान तो इसीलिए क्योंकि वो इनडायरेक्टली वेस्टर्न पावर्स के इशारे पर ही चलता था, जबकि अरब के शरीफ मक्का को तो ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लालच दे ही दिया गया था कि अगर तुम ऑटोमन एम्पायर से गद्दारी करते हो, इनको तोड़ने में, इनको ख़त्म करने में हमारी मदद करते हो, तो तुमको एक बड़ी अरब रियासत दी जाएगी जिसमें सिर्फ आज के दौर का सऊदी अरबिया नहीं बल्कि इराक, सीरिया, फ़िलिस्तीन का ये पूरा इलाका, जॉर्डन, यमन, यानी कि पूरा का पूरा अरब ही होगा। तो अब जाहिर है अगर ऐसी सल्तनत को हासिल करना था तो उनका ध्यान फ़िलिस्तीन पर क्या ही जाता। वो तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे जासूसों के साथ मिलकर उस्मानी तुर्कों के ही टुकड़े करने में लगे हुए थे। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट आते हैं 1948 पर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुकी थी और ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से फाइनली इजराइल को बनाने का ऐलान कर दिया गया। अरबों के बिल्कुल सीने पर एक यहूदी स्टेट का ऐलान होना था कि मानो उनके तो होश ही उड़ गए,
क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वेस्टर्न ताकतें उनके साथ ऐसा भी कर सकती हैं। फिलहाल फौरन अरब देशों की तरफ से उस इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी गई कि जिसके साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा था। सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि फिर अगले 20 से 30 साल के अंदर इन अलग अलग अरब देशों ने इजराइल के साथ कई जंगें लड़ी। मगर यहाँ पर एक बार फिर से नोटिस करने वाली बात यही है कि जब इन सारे अरब देशों ने अपनी इस मुकद्दस जमीन फिलिस्तीन को बचाने का बेड़ा उठाया तो बिल्कुल पहले की तरह ही मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी ताकतों में से 2 बाकी बची हुई 2 बड़ी ताकतें खुद अरब देशों के खिलाफ थीं, यानी कि इजराइल की तरफ, या और आसान भाषा में कहूँ तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ खड़ी हुई थीं। इन 2 ताकतों में से एक तो ईरान ही था जो जाहिर है अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर ही में था, उसकी हुकूमत भी अमेरिका के इशारे पर ही चला करती थी। जबकि दूसरा वो तुर्की था कि जिसने किसी दौर में इस जमीन को बचाने के लिए अरबों से भी कहीं ज्यादा कोशिश की थी। मगर क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये जो पूरे 20-25 साल का अरसा था, इसमें सब कुछ बदल चुका था। तुर्की नए नेता अतातुर्क की वजह से इतना ज्यादा सेकुलर बन चुका था कि इस्लाम से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें तो वहाँ पर बैन तक कर दी गई थीं। इवन 1948 में जब इजराइल को बनाने का ऐलान किया गया तो तुर्की ही दुनिया का वो पहला मुस्लिम देश था कि जिसने इसको एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। दोस्तों अब हम आते हैं 1979 यानी साल 1979 पर कि जब ईरान में एक बड़ा बदलाव हुआ और क्रांति के जरिए से उस हुकूमत को ही उखाड़ कर फेंक दिया गया कि जो लंबे वक्त से अमेरिका के अंडर में चला करती थी, यानी कि उसको अमेरिका से ही कंट्रोल किया जाता था। सेकुलर ईरान को एक मुस्लिम देश में बदल दिया गया, शरिया लॉ कायम किया गया और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी बने इस देश के पहले सुप्रीम लीडर। मगर साथ ही इन्होंने उस पैलेस्टीनियन कॉज को यानी कि फ़िलिस्तीन की उस आज़ादी की मुहिम को भी अपने हाथों में लिया कि जिसको ऑलरेडी अरब देश छोड़ चुके थे। तो तुर्कों और अरबों के बाद अब ये मामला ईरान के पास आया और तब से लेकर आज तक लगातार कि जब 40 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, ईरान ही इस पूरी मुहिम को लीड कर रहा है। मगर किस्मत का सितम देखिए कि पिछली 2 बार की तरह ही इस बार भी फ़िलिस्तीन के इस मैटर पर मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी और ताकतों में से 2 ताकतें ईरान के बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती हैं और इस बार वो टर्की और ईरान की बजाय टर्की और अरब दुनिया है। सीधा सा मतलब यही है कि पूरे इतिहास में कोई ऐसा मौका आया ही नहीं कि जब फिलिस्तीन को पूरी मुस्लिम दुनिया का एक साथ सपोर्ट मिला हो। एक ताकत ने सपोर्ट किया तो फिर दूसरे ने छोड़ दिया और दूसरे ने किया तो तीसरे ने छोड़ दिया। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि तुर्की और बाकी अरब दुनिया की तरह ईरान ने अभी तक फिलिस्तीन के लिए कोई डायरेक्ट जंग तो नहीं लड़ी है, लेकिन हाँ ईरान ने फिलिस्तीनी लोगों पर एक एहसान जरूर ऐसा किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है और वो एहसान है फिलिस्तीन की आज़ादी की मुहिम को एक वर्ल्ड वाइड पहचान देना। दरअसल जिस दौर में अरब लोग फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे उस दौर में ये सिर्फ और सिर्फ एक लोकल इलाके का मैटर माना जाता था, या ये कह सकते हैं कि इसको अरबों की लड़ाई ही कहा जाता था। लेकिन जब से ईरान ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया तो जाहिर है उससे सवाल तो किया गया कि भाई ये तो अरबों का मैटर है, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो। तो उसका यही जवाब था कि ये अरबों का मैटर नहीं बल्कि ये तो मुसलमानों का मैटर है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मैटर है, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद अक्सा मौजूद है जो इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र यानी कि मुक़द्दस जगह मानी जाती है। और तब से ही धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मैटर हो रहा हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फ़िलिस्तीन में कुछ भी होता है तो दुनिया के हर इलाके में रहने वाला मुसलमान फ़ौरन खड़ा हो जाता है। अपने इसी मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए उस दौर में पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने रमज़ान के आखिरी जुमे के जिसको हम अलविदा के नाम से जानते हैं उस दिन कुद्स डे मनाने का भी ऐलान किया। तब से अब जब भी रमज़ान का आखिरी जुमा आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसको कुद्स डे के तौर पर मनाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अगर वाकई कभी ऐसा होता कि मुस्लिम दुनिया की ये तीनों ही बड़ी रीजनल पावर फिलिस्तीन को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती तब भी क्या ऐसे ही हालात होते जैसे आज हैं, या फिर फिलिस्तीन की तस्वीर कुछ और नजर आती? कमेंट्स बॉक्स में तो ये वीडियो मैंने देखा कितनी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, तमाम गल्फ़ कंट्री हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, देखा जाए सब अपने अपने मतलब के लिए हैं। और फ़िलिस्तीन का साथ तो वाकई में कोई नहीं दे रहा है। फ़िलिस्तीन और गाज़ा का साथ कोई नहीं दे रहा, चाहे जितनी भी कंट्री हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, जॉर्डन हो, कोई भी कंट्री हो, फ़िलिस्तीन गाज़ा का साथ कोई नहीं दे रहा है। बस अल्लाह से दुआ करें कि फ़िलिस्तीन गाज़ा पे अल्लाह ताला अपनी रहमत करे और जो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सबको अल्लाह ताला
अपनी आखिरत में उसकी जगह दे, सबको जन्नतुल फिरदौस अता करे। जो भी वहाँ की परेशानियाँ हैं सब परेशानी अल्लाह ताला दूर करे और तमाम फ़िलिस्तीनियों को सब्र अता करे। अल्लाह ताला सबकी गैब से मदद करे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा अल्लाह ताला, इसका बदला ज़रूर देगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।